हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला क्योंकि इस बीच ज़रा बिजीनेस ज़्यादा हो गई थी। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा साउंड। क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर है और आईसीएसई वालों को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो मैं जो चैप्टर्स बना रहा हूँ वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को कंबाइंड करके बना रहा हूँ। तो सीबीएसई का भी रहेगा और आईसीएसई का भी पार्ट रहेगा। जो आईसीएसई का एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो लिहाजा हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने इस चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस में। मैं आपका एजुकेटर आमिर, और अपनी एजुकेशन के बारे में बताता चलूँ तो आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड करेंटली परसुइंग एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे वेव्स। जो हम थोड़ा बहुत वेव्स के बारे में जानेंगे कि वेव्स क्या हैं। इसके बाद जो है हम वेव्स के कुछ टाइप्स जानेंगे, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर उसके बाद जो है साउंड के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या उसके पीछे का रीज़न होता है प्रोड्यूस होने का, और कुछ मैकेनिकल वेव क्यों मैकेनिकल वेव है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ इससे रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, क्या रिफ्लेक्शन है, इन सब के बारे में हम जो है पूरी तरीके से डिटेल किससे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी आगे आपके पास नई वीडियो आए, जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो कि आएगी, तो आप जो है मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आप जो वीडियो है ये पहुंच जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है साउंड। तो साउंड डिस्कस करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेव्स के बारे में जानना कि वेव्स क्या है, क्योंकि बिना वेव्स के जो है हम साउंड्स अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसलिए वेव्स का जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। तो वेव्स की अगर मैं बात करूं कि वेव्स क्या है, तो वेव्स जो है बेसिकली अगर मैं कहूं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। एक डिस्टर्बेंस है वेव्स, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर वेव्स की मैं बात करता हूं तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वेव्स की अगर जो है बात करी जाए तो हम एनर्जी भी कह सकते हैं वेव को। जस्ट लाइक अगर जैसे कि एक रिवर है, रिवर में मैं क्या करता हूँ, रिवर में अगर मैं एक स्टोन डालता हूँ, स्टोन एक ज़ोर से फेंक कर एक स्टोन मारता हूँ, क्या होता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो है कुछ रिपल्स क्रिएट होंगी। तो वो रिपल्स क्या है, वो रिपल्स जो है एक डिस्टर्बेंस को दिखाएगा आपके। वो रिपल्स जो होंगी वो आपके एक डिस्टर्बेंस को शो करेंगी। तो वेव जो है वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर हमने जो है एक स्टोन फेंक के मारा, जैसे ही हम स्टोन थ्रो करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अब वो डिस्टर्बेंस से क्या होती है, एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल करती है। मैटर का एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं होता है यहाँ से यहाँ पर, बस जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बेसिकली एनर्जी होती है, वो पार्टिकल टू पार्टिकल कैरी होती जाती है, और ये हमें रिपल्स जो हैं ये दिखते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक रबर कॉर्क रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये रबर कॉर्क जो होगा वो अप एंड डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन उसका जो है मोशन रहेगा। सो बेसिकली ये हमारे जो है वेव्स हो गई। तो वेव्स की जो है कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वेव्स के जो है कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आती है मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स हमने जो है दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया है। एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पीकर दिखाया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि साउंड वेव्स जो हैं वो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इनको जो है एक मीडियम की ज़रूरत होती है। दीज रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। इनको एक मीडियम की ज़रूरत होगी प्रोपगेट करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिना मीडियम के प्रोपगेट हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी साउंड वेव्स हैं, इनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेट करने के लिए। इसका जो है बेल जार एक्सपेरिमेंट से हम इसको और भी अच्छी तरीके से जान जाएंगे क्यों ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक एस्ट्रोनॉट होता है,
अगर एस्ट्रोनॉट बाहर स्पेस में होता है तो स्पेस में वो जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं एंड वाया रेडियो वेव्स दे कम्युनिकेट, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पर कंप्लीटली वैक्यूम होता है। तो सो सिंस देयर इज़ नो मीडियम, तो वहाँ पर जो है क्या होगा, वहाँ पर उनको एक अलग से रेडियो वेव्स की ज़रूरत होगी कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए साउंड जो है वो बेसिकली क्या है, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो मीडियम कोई भी हो, लाइक एयर हो या आपका जो है कोई लिक्विड मीडियम हो, कोई सॉलिड मीडियम हो। सो बेसिकली दीज आर नोन एज दी मैकेनिकल वेव्स, जिनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़े। अब हमारे पास जो है फिर दूसरी कैटेगरी आती है, वो होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स की। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो सिंपली नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। वो जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट वेव्स जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। आप देख सकते हो कि जैसे हमारा जो सन है, ठीक है, सन से डायरेक्ट जो हमें रोशनी मिल रही है, जो हमें सन रेज जो आ रही हैं हमारे पास, वो क्या है, वो एक तरीके की आप उसे लाइट कह सकते हैं। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम है, बट फिर भी आ रही हैं, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ रही हैं, वैक्यूम को क्रॉस करके आ रही हैं। सो बेसिकली दीज आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो अगर मीडियम नहीं भी होता है कोई बात नहीं, और अगर मीडियम है तब भी काम चल जाएगा। सो नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मीडियम के भी काम चल जाता है, बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकती हैं। दीज आर नोन एज दी नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड एग्जाम्पल इज लाइट वेव्स। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी नॉन मैकेनिकल वेव्स की एक एग्जाम्पल है। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स के बाद हमारा अगली तरीके की वेव्स आती हैं जिनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो ये बेसिकली हमने जो इसको क्लासिफाई करा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, इस बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाई करा है। सो अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वैसी वेव्स हुई, लाइक मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर एक एनर्जी आती है, एक साउंड एनर्जी आती है, या एक वेव मान लीजिए, एक डिस्टर्बेंस आता है। तो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है टू एंड फ्रो मूव करेंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो गई ना वेव की वजह से। तो यहाँ पर क्या होंगे, पार्टिकल्स वो पैरेलली एक दूसरे के वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जब ये पैरेलली एक दूसरे के वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इन्हीं को ही जो है क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाएगा। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो इसकी मैंने जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पर शो कर रखी है। तो जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो वो जो रीजन्स होंगे उनको कहा जाएगा कंप्रेशंस, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे। और फिर उसके बाद जो है जब पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे तो फिर जो है वो थोड़ा सा दूर भागेंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, और दूर जाने के बाद जो है पार्टिकल्स जो रीजन होगा वो हमारा कहलाएगा रेयरफेक्शंस। ये जो रीजन होगा ये हमारे रेयरफेक्शंस कहलाएंगे। तो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक दूसरे तरीके की वेव्स जो है हमारी ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट वेव्स जो होती हैं ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन मैं चेंज करना भूल गया, यहाँ पर धोखे से मैकेनिकल वेव्स की जो डेफिनेशन है वो कॉपी हो गई, तो इसको ज़रा थोड़ा इग्नोर करिएगा ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन को। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली वो वेव्स हैं जिसमें क्या होता है, लाइक जैसे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं अभी वहाँ पर टू एंड फ्रो पैरेलल वाइब्रेशन हो रहा था पार्टिकल्स का एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, जैसे लाइक लाइट वेव्स जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं, मान लीजिए वेव जो है वो कोई भी डिस्टर्बेंस जो है इसको स्ट्राइक करता है, कोई भी वेव इसे स्ट्राइक करती है पार्टिकल्स को। तो क्या होता है, जब पार्टिकल को स्ट्राइक करेगी तो रादर देन वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो वाइब्रेशन के बजाय क्या होगा, दिस विल मूव अप एंड डाउन। तो यहाँ पर जो होगा वो अप एंड डाउन वाइब्रेशन होने वाला है। तो यही चीज़ जो होती है ये क्या कहलाती है, इसको जो है ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने इसकी वेव फॉर्म बना रखी है। तो ये जहाँ पर मैंने हाई और लो शो कर रखा है, सो ये जो हाई रीजन जो होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। अगर आप देखेंगे ये जो रीजन कहलाएगा इसको हम जो है क्रेस्ट कहेंगे, जो हाई रीजन होगा। और जो बेसिकली जो लो रीजन होगा जिसको मैं ये हैं इसको हम जो है ट्रफ कहेंगे। ये जो लो रीजन्स होंगे इनको ट्रफ्स कहा जाएगा, लोअर रीजन्स जो होंगे इनको ट्रफ्स कहा जाएगा। सो ये क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो है हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली है। थोड़ा साउंड और उसकी प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस साउंड क्या होती है और किस तरीके से ये प्रोड्यूस होती है।
तो अगर मैं साउंड और उसके प्रोडक्शन की बात करूं, सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताता चलूं, हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं अपने आसपास। जस्ट लाइक हम देखते हैं लाइट एक फिजिकल, एक जो है हमारे पास एक एनर्जी है, एक तरीके की एनर्जी है लाइट। हीट देखते हैं हम, एक तरीके की एनर्जी है। इसी तरीके से हम लोग एनर्जी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर हम देखें तो लाइट भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, इसी तरीके से साउंड भी जो है वो एक तरीके की एनर्जी है। तो साउंड जो है एक तरीके की एनर्जी है। और एनर्जी का क्या मेन मोटिव होता है? मेन मोटिव होता है एनर्जी का वर्क करना, मतलब कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ की वर्क करने की। एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, उसी को ही एनर्जी कहा जाएगा। तो वर्क की भी एक अलग डेफिनेशन है कि वर्क करना क्या चीज़ होती है, वर्क कब होगा, कितने तरीके का वर्क होता है, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। उसमें ज़्यादा मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उसका एक अलग चैप्टर है कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतने याद रखें कि साउंड क्या है। अगर डिफाइन करने को आ जाए तो साउंड एक तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है वर्क करना। तो वो हमें जो है इनेबल करती है। साउंड एक एनर्जी है जो हमें इनेबल करती है कि हम कुछ सुन सकें। That produces in us the sensation of hearing. So that is known as the sound. Sound is a form of energy that produces in us the sensation of hearing. ये जो है हमारी साउंड की डेफिनेशन हो गई। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। तो साउंड जो है एक ऐसा हमारी जो है एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है, और एक तरीके की मैकेनिकल वेव है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। और रीज़न मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, हम अभी इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ये मैकेनिकल वेव है। अगर आप एस्ट्रोनॉट्स को देखें तो एस्ट्रोनॉट्स दे नीड रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट। अलग से उन्हें रेडियो वेव्स की जरूरत पड़ती है स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए। सो दिस इज द रीजन एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस यूज रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट। क्यों? बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, दे रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपगेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट इज प्रोड्यूस, साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन। तो साउंड का प्रोड्यूस डिस्कस करने वाले हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, हम ह्यूमन बींग से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, डेली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे पीछे का रीज़न क्या होता है कम्युनिकेट करने का? सो वी हैव द वोकल कॉर्ड्स विद अस। हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। अब ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एक तरीके का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। जो हमारे आसपास का जो मीडियम है, जो एयर है, उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। तो अब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगी? जो आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं, इनमें होगा एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस। ये डिस्टर्बेंस इनमें भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। तो अब जो है ये जो वेव है, इनको जाके स्ट्राइक करेगी और जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी। और एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होगा? इनके अंदर जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पर होगा कंप्रेशन। और फिर कंप्रेशन होने के बाद फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। एनर्जी को लूज़ करने के बाद थोड़े स्टेबल होंगे और अपनी थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, और फिर जो है थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो जब थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं अपना, तो वो जगह जो है वो फिर रेयरफेक्शंस कहलाती हैं। तो ये जो रीजन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रीजन्स हैं जहाँ स्पेस थोड़ा मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है, वो है रेयरफेक्शंस। जहाँ यहाँ पर आपको डेंसिटी जो है थोड़ी कम मिल जाएगी, और यहाँ पर डेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो बेसिकली ये हो गए कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस के एरियाज़। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिंग नहीं है इनके बीच में। सो अब क्या होता है, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते रहते हैं, और जो है लिसनर तक ये जो वॉइस होती है ये कैरी हो जाती है। साउंड जो होती है ये वाया कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, वाया एयर जो मीडियम है हमारा, उसके थ्रू जो है ये ईयर तक पहुंच जाता है। और फिर जो ब्रेन होता है, जो ईयर होता है, ईयर के थ्रू ब्रेन के अंदर जाके ये साउंड जो है डेसिफर हो जाती है। मतलब क्या मैसेज कन्वे हो रहा है एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग को, वो जो है उसको डेसिफर कर लेता है। सो इसी को ही जो है हम इसका प्रोडक्शन कहेंगे कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो होना चाहिए कि वाइब्रेशन, एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए। जब तक डिस्टर्बेंस किसी मीडियम के अंदर नहीं होगा और वाया कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस साउंड जो है किसी लिसनर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और साउंड जो है पहुंच नहीं सकती किसी भी लिसनर के पास। इसलिए जो है मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साउंड में। इसलिए ये एक मैकेनिकल वेव भी है।
अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ मैंने पूरा इसका प्रोडक्शन लिख रखा है कि किस तरीके से जो है ये प्रोड्यूस होकर एक लिसनर तक पहुँचेगी। अब हम जो है इसका थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं वाया एन एक्सपेरिमेंट। सो वो है हमारा बेल जार एक्सपेरिमेंट। सो बेल जार एक्सपेरिमेंट इज़ नथिंग। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पर जो लिया है वो एक ग्लास जार लिया है, इसको मैं बेल जार भी कह सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्लास जार लिया है और यहाँ पर एक बेल ली है। यहाँ पे ये इसका हैमर है और ये एक बेल है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे वाया सम कनेक्टिंग वायर्स एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसके अंदर एयर है। तो अभी मैं थोड़ी देर में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वैक्यूम पंप भी फिट कर रखा है। वो इसलिए फिट कर रखा है ताकि मैं धीरे धीरे इसके अंदर से एयर को बाहर निकालता रहूँ ताकि बाद में कंप्लीट वैक्यूम हो जाए। यहाँ पे मेन मोटिव है यहाँ पर ये प्रूव करना कि ये एक मैकेनिकल वेव है। अब होता क्या है आगे आगे देखिए। सबसे पहले जब मैंने एयर नहीं निकाली होती है इसके अंदर से और मैं इसको रिंग करना शुरू करता हूँ तो मुझे इसकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करता हूँ, इसको निकालना शुरू करता हूँ एयर को। अब मैं यहाँ से एयर को निकालना शुरू करूँगा, धीरे धीरे क्या होगा, साउंड जो होगी वो फीबल होना शुरू हो जाएगी, साउंड की आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल एयर जो होगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल भी नहीं रहेगा, नेग्लिजिबल एयर होगी बिल्कुल यहाँ पे। तो हमें बिल्कुल भी वॉइस सुनाई देने वाली नहीं है क्योंकि मीडियम बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है एंड इट इज़ कंप्लीट वैक्यूम एयर। तो यहाँ पर अब कंप्लीट वैक्यूम हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्योंकि कोई एयर नहीं है, पूरा वैक्यूम है, इसलिए हमें क्या है, बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगी। एंड दिस प्रूव्स दैट इट इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। सो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है और ये आज भी हर बुक में आपको मिलेगा ये प्रूव करने के लिए कि साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। और इससे ये अच्छा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। अब हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं साउंड के, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सो एक चीज़ याद रखिए, चाहे साउंड वेव्स हों या लाइट वेव्स हों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में सेम रहेंगे और रिफ्लेक्शन भी दोनों में सेम रहेगा। रिफ्लेक्शन है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो रिफ्लेक्शन जो है वो होता है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इनटू द सेम मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने एक ऑब्लिकली कोई ऐसे बॉल फेंकी, ठीक है। जब आप ऐसे कोई बॉल फेंकेंगे, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, फिर इस डायरेक्शन में बाउंस करेगी, ठीक है। सो बेसिकली यही चीज़ जो है इसके साथ होती है, साउंड वेव्स के साथ होती है। जब ये किसी रिजिड सरफेस को हिट करती है तो क्या होता है, ये होती है इंसिडेंट साउंड वेव। ये जो है इंसिडेंट जो साउंड वेव है, जिस एंगल पर ये हिट कर रही है, इंसिडेंट साउंड वेव जो है ये, अब ये क्या करेगी, हिट होने के बाद जस्ट लाइक जैसे बॉल जो है बाउंस करती थी, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये इंसिडेंट साउंड वेव जाके स्ट्राइक कर रही है, उसी पॉइंट से फिर ये उतने ही एंगल पर क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। और इस बाउंस बैक जो ये साउंड वेव है हमारी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है ये और इंसिडेंट साउंड वेव जो है ये इन दोनों के एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये इक्वल बाउंस बैक करेगी, जितना इंसिडेंट साउंड वेव जिस एंगल पे आकर स्ट्राइक करी है इस पे, उतने ही इक्वल एंगल पर ये बाउंस बैक करेगी। सो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इनटू द सेम मीडियम। याद रखिएगा मीडियम सेम रहेगा और यही सेम लॉस जो है वो लाइट में भी लगेंगे। यही सेम लॉस लाइट में भी उतने ही अप्लाई होंगे जितना यहाँ पे साउंड में अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन लाइट में एक और फिनोमेना आ जाता है जो कहलाता है रिफ्रैक्शन का, जहाँ पर मीडियम जो होगा वो 2 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। सो वो चीज़ एक अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर सेम मीडियम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम मीडियम का फिनोमेना है, इसमें एक से ज़्यादा मीडियम नहीं चलेंगे, एक ही मीडियम होगा इसमें। सो रिफ्लेक्शन ये फिनोमेना है कि उसमें लाइट या साउंड जो होती है वो एक ही मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाती है। तो इसके कुछ लॉज हैं जो कि सबको मालूम भी होंगे और पुरानी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो पहला लॉ तो बहुत आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इंसिडेंट वेव है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है और ये जो नॉर्मल जो ये डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रही है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है मैंने एक इंसिडेंट साउंड वेव ली है OA, और ये OB जो है हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और ये ON जो है ये हमारे पास एक नॉर्मल है। सो ये सब आप देख सकते हो कि ये एक ही प्लेन के अंदर है
और दूसरा लॉ मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो जिस एंगल पर जो इंसिडेंट साउंड वेव आ रही है, जिस एंगल पर, उतना ही इक्वली बाउंस बैक करेगी और उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगी वो हमेशा इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये चीज़ जो होती है ये सेकंड लॉ कहलाता है रिफ्लेक्शन का, इंपॉर्टेंट है। सो the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So these are the two laws of reflection that you have to keep in mind. So हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमारा अगला है साउंड एज अ वेव फॉर्म, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने साउंड को एज अ वेव फॉर्म, हमने यहाँ पर इस वेव फॉर्म में भी हम एक साउंड को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करने जा रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या है, सो एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, सो एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है मतलब मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस एक क्रेस्ट या एक ट्रफ बना रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट, आप कुछ भी कह सकते हो। सो दैट इज नोन एज दी एम्पलीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मेरे पास एक क्रेस्ट है, तो ये क्रेस्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए मेन पोजीशन से जितना इसने डिस्टेंस लिया है, जितना इसके पास डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, जितना इसने कवर करा है, जितनी मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी है, हम इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे इसका। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं ट्रफ की बात करूँ, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसने डिस्प्लेसमेंट लिया है, यहाँ से यहाँ तक जितना इसने मैक्सिमम हाइट कवर करी है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ये बेसिकली टाइम चल रहा है साथ साथ एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करने जा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे आप कोई एक स्पून लीजिए, स्पून को एक किसी हार्ड सरफेस पर बहुत ज़ोर से मारिए, तो जब आप बहुत ज़ोर से मारेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए एक सेकंड में 5 बार वाइब्रेट करता है वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो होती है वो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने बार ऑसिलेट कर रहा है या कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे एक सेकंड के अंदर, वो चीज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम। अगर हम सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं, सो वो कितना जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, कितनी बार वो उस पोजीशन तक गया है, वही उसका जो है फ्रीक्वेंसी कहलाती है एक सेकंड के अंदर। जब ये और अच्छी तरीके से क्लियर होगा जब जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी को हम समझ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड के ऊपर कि टाइम पीरियड क्या होता है। सो टाइम पीरियड होता है लाइक द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन। कितना टाइम एक बॉडी को लगता है एक ऑसिलेशन को या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। So, याद रखिएगा टाइम पीरियड जो होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, या फ्रीक्वेंसी जो होगा रेसिप्रोकल होगी टाइम पीरियड की। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है कि टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। In case of the above wave, the time period is the time covered by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. So 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफैक्शंस एक पॉइंट से निकलने में जितना टाइम लग रहा है एक फिक्स पॉइंट से, उसको जो है हम टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड की यूनिट जाहिर सी बात है, अगर जो है एम्पलीट्यूड की यूनिट की बात करूँ वो मीटर होगी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की मैंने यूनिट की बात करी तो वो हर्ट्ज होती है, और दूसरी यूनिट जो है हम साइकिल्स पर सेकेंड भी कह सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हो गई वो हो गई साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फिर आती है वो आती है टाइम पीरियड। तो टाइम कोई सा भी हो, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड्स। अब हम आगे की बात करते हैं वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या हुई बेसिकली, जैसे ये हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ्स दिख रहे हैं, एक वेवफॉर्म दिख रही है, तो ये जो 2 क्रेस्ट्स हैं या जो दो ट्रफ्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज दी वेवलेंथ। तो जितना एक डिस्टेंस कवर करती है एक वेव, वो बेसिकली जो है वेवलेंथ कहलाती है। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जैसे दो क्रस्ट थे, इनके बीच की डिस्टेंस जो कहलाएगी ये आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। इसी तरीके से ये दो ट्रफ्स हैं, इन दो ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाएगी। सो क्योंकि वेवलेंथ एक तरीके की डिस्टेंस है तो ये जाहिर सी बात है इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर में ही होगी। सो लिहाजा ये हमारी जो है वेवलेंथ हो गई, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। तो आज हम लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेव के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी, हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स पढ़ी, नॉन मैकेनिकल वेव्स पढ़ी, बेल जार का एक्सपेरिमेंट देखा। इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी, साउंड के बारे में हमने पता करा कि साउंड क्या है, उसको प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस करा, जैसे कि वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा और काफ़ी अच्छा एक ये सफ़र रहा हम लोगों का। तो आप लोगों से फिर अगले उसमें मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जिसमें हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साउंड चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक एको हो गया, रिवर्बरेशन हो गया। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है आईसीएससी से रिलेटेड, जैसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाता है, जैसे आपका ऐसे मैं बता तो नहीं पाऊँगा, खैर मुझे पूरा देखना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है आईसीएससी से रिलेटेड। तो सीबीएसई वाले उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो वहाँ पर मैं पूरी तरीके से डाल दूंगा कि उसको देखना है या नहीं देखना है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उस वीडियो को देख भी सकते हैं, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए वो कंपलसरी होगी। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस फ़ौरन आ जाएं जब भी मैं वीडियो डालूं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है, और जो कि आया ही होगा खैर, और मुश्किल ये है कि कम लोगों को, क्योंकि हर किसी की मतलब हर किसी को समझ नहीं आता है, हर किसी का एक टेस्ट अलग होता है, मैं समझ सकता हूँ। खैर अगर पसंद भी नहीं आया तब भी आप लाइक ज़रूर कर दें। खैर ऐसी कोई लाइक करने में पैसे नहीं लगते, ना सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं, बस थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो आप लोगों से यही कहूँगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों तक जो नॉलेज है वो पहुँच जाए। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, बाय।